नमस्कार। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप जानते हैं कि भारत में गुरु शिष्य की परंपरा काफी प्राचीन रही है और इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि 5 सितंबर का क्या महत्व है और भारत में गुरु शिष्य की ये परंपरा कैसे चलती आ रही है। 5 सितंबर 1888 को भारत में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने न केवल दर्शन के क्षेत्र में बल्कि अकादमिक जगत में भी अपनी श्रेष्ठता का लोहा मनवाया। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के न केवल प्रथम उपराष्ट्रपति हुए बल्कि भारत के राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित हुए। 5 सितंबर 1888 को जन्मे राधाकृष्णन की मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई। वे आधुनिक भारत के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। न केवल उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के आधुनिक संदर्भ में व्याख्या की, उसके ऊपर बात की, उसको सरल तरीके से लोगों के सामने रखा, बल्कि उन्होंने आधुनिक भारत और भारत के दर्शन को पश्चिम के दर्शनों से भी जोड़ा और पश्चिम के दर्शन और भारत के दर्शन के बीच में जो कड़ी थी, जो बीच की जो ब्रिज का बनने का काम किया, वो राधाकृष्णन ने किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत बड़े दार्शनिक तो थे ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़े शिक्षक भी थे, एक बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। 1920 तक आते आते डॉक्टर राधाकृष्णन अकादमिक जगत में एक विद्वान के रूप में, एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में स्थापित हो गए। 1920 से 1930 तक राधाकृष्णन कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज के चेयर रहे, यानी कि आजादी से पहले ही उनकी विद्वता का, उनकी अकादमिक जगत की श्रेष्ठता का लोहा लोग मानने लगे थे और उनके बारे में चर्चाएं शुरू हो गई। तभी तो 1920 से 1931 तक उन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी में किंग जॉर्ज चेयर पे रहे। वो 1931 से 1936 तक वो आंध्रा यूनिवर्सिटी के दूसरे वाइस चांसलर रहे और 1939 से 1948 तक वो बीएचयू में वाइस चांसलर के पद पे रहे। जब देश आजाद हुआ तो राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। इसी बीच 1931 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई, जो एक बड़ी उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी, वो नाइट की उपाधि भी दी गई। और 1936 से 1952 के बीच में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिलीजन और एथिक्स के चेयर पर भी रहे, यानी कि न केवल भारत बल्कि भारत से बाहर भी उनकी विद्वता का, उनकी अकादमिक जगत की श्रेष्ठता का लोहा लोग लेते रहे। जब राधाकृष्णन देश आजाद होने के बाद प्रथम उपराष्ट्रपति बने 1952 से 1962 तक वो इस पद पे रहे, यानी कि लगभग 10 साल वो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, यानी कि भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पे राधाकृष्णन पहुंचे। 1962 से 1967 का उनका कार्यकाल रहा और जब 1962 में वे राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ शिष्य, उनके कुछ मित्र, उनके कुछ शुभचिंतक राधाकृष्णन के पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपके जन्मदिन को उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। राधाकृष्णन रुके, ठहरे और उन्होंने अपने मित्रों, शुभचिंतकों से कहा, अगर आप सच में मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो 5 सितंबर के दिन को देश के तमाम शिक्षकों के प्रति समर्पित कर दीजिए और यहीं से भारत में शिक्षक दिवस की परंपरा की शुरुआत होती है। यानी 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जिसे उन्होंने भारत के तमाम शिक्षकों को समर्पित किया था। उनका मानना था कि ये जो शिक्षक हैं, ये राष्ट्र निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और यह दिन उनको समर्पित किया जाना चाहिए। शिक्षकों के बारे में वो बार बार अपने भाषणों में, अपने स्पीच में जिस बात की चर्चा करते थे वो ये है कि टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री। उनका मानना था कि शिक्षक सर्वश्रेष्ठ माइंड होना चाहिए। और आज जब हम 2024 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या शिक्षा में आने के लिए, शिक्षा को करियर बनाने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं वो उन्होंने इस करियर को क्या प्रथम चॉइस के रूप में चुना था। आप देखते हैं कि जिसमें आईएएस को लेकर, पीसीएस को लेकर, सिविल सर्विसेज को लेकर, आईआईटी को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर जिस तरीके का क्रेज है, क्या वही क्रेज शिक्षा के जगत में आने के लिए भी है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के मनाने के रूप में हम सिर्फ इसे एक परंपरा, एक अवसर के रूप में लेते हुए न रह जाएं, बल्कि यह भी सोचे कि भारत में शिक्षकों की स्थिति कैसी है और भारत में शिक्षा के प्रति क्या रुझाव है और क्या माहौल है। क्या इस देश में 10वीं 12वीं करने के बाद कोई बच्चा एक प्लानिंग करता है कि मुझे शिक्षा के फील्ड में करियर बनाना है, और अगर वो नहीं करता है तो इसके पीछे कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं और इन परिस्थितियों को कैसे बदला जा सकता है। एक श्रेष्ठ शिक्षक, एक परिपक्व शिक्षक, एक दूरदर्शी शिक्षक किसी को चंद्रगुप्त बना सकता है, किसी को राम बना सकता है, किसी को कृष्ण बना सकता है, किसी को कलाम बना सकता है और किसी को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। ये तो रही शिक्षक की आधुनिक परंपरा। इसी वीडियो में हम एक चीज और बात करना चाहते हैं और वो है कि भारत में शिक्षकों की परंपरा, जिसे गुरु कहा गया, वो काफी प्राचीन परंपरा रही है और इस सोपान के 4 कड़ी हैं, जिसको हम पहले कड़ी के रूप में लेते हैं ऋषि, दूसरे को कहते हैं मुनि, तीसरे को कहते हैं आचार्य और चौथे को कहते हैं शिक्षक।
या गुरु। अब इस संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि दुनिया में ये जो प्रकृति आपको आसपास दिख रही है, ये जो आपको ब्रह्मांड दिख रहा है, ये एक संतुलन में है। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश के बाद ही सर्दी की ऋतु क्यों आती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि बारिश के बाद गर्मी की ऋतु आ जाती? बारिश के बाद अगर गर्मी की ऋतु आ जाती तो वर्षा से उत्पन्न अधिक जल सीधे गर्म होकर वेपोराइजेशन के थ्रू, वाष्पीकरण के थ्रू वातावरण में जाता और वो पुनः वर्षा की सृजन करता है। यानी कि वर्षा के बाद अगर गर्मी की ऋतु आती तो उसके बाद पुनः वर्षा की ऋतु स्वतः आ जाती। लेकिन वर्षा के बाद शीत ऋतु का आना, ठंडे के मौसम का आना, यह सुनिश्चित करता है कि वर्षा ऋतु में जो अधिकतम जल पैदा हुआ है वो जल बर्फ बन जाए और गर्मियों के दिनों में प्यास बुझाने के काम है। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रकृति की सारी व्यवस्थाएं संतुलन में है और इस संतुलन की दो दृष्टियों से व्याख्या होती है। एक तो भाववादी व्याख्या होती है जो कहते हैं कि ये संतुलन बनाने वाला कोई ईश्वर है, कोई अल्लाह है, कोई अदृश्य शक्ति है जिसने सब कुछ बैलेंस कर रखा है। और दूसरी व्याख्या जिसको हम भौतिकवादी व्याख्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, ये जो संतुलन है वो इस धरती के इसी कारणों के कारण पैदा हुआ है और ये संतुलन बिगड़ता भी है तो धरती के अपने किए हुए क्रियाकलापों के कारण ही बिगड़ता है। तो दोनों ही व्याख्याएं, चाहे वो भाववादी हो चाहे भौतिकवादी हो, दोनों ये मानते हैं कि प्रकृति संतुलन में है और तमाम जो ऊर्जा है जिसे आप 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हैं कि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये जो तमाम ऊर्जा है वो इसी प्रकृति में है। मनुष्य या प्रकृति के अन्य घटक सिर्फ ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। तो मैं बात कर रहा था आपसे भारतीय परंपरा में ऋषि, मुनि, आचार्य और शिक्षक के बारे में। ऋषि हम उसको कहते हैं जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके प्रकृति की चेतना के साथ सामंजस्य बनाता है और जब वो ऐसा करता है, अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करके प्रकृति के साथ संबंध बनाता है तो उसे प्रकृति के संतुलन के बारे में अच्छे से पता चलता है। वो ये जानता है प्रकृति के विभिन्न अवयव और विभिन्न तत्व, विभिन्न एलिमेंट किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये काम ऋषि का है, वो चिंतन करता है। ऋषि अपनी इस परंपरा को मुनि के पास ट्रांसफर करता है, यानी कि मुनि इस ज्ञान परंपरा की दूसरी कड़ी है जो ऋषि से प्रदत्त सूचना, ऋषि से प्रदत्त ज्ञान, ऋषि से प्रदत्त नेचर की व्यवस्था के ऊपर मनन करता है, इसीलिए उसको हमने मुनि कहा है। जब ऋषि इस व्यवस्था के ऊपर मनन करता है तो मनन करने के उपरांत उसे वह अपने इस ज्ञान को, अपने इस चिंतन को आचार्य को समर्पित करता है और आचार्य इस ज्ञान को गुरुकुल के माध्यम से या विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से सर्व सामान्य को सुलभ करवाता है। तो आचार्य का जो पद प्राचीन परंपरा में है, हम आज के शिक्षक या आज के व्यवस्थापक के रूप में हम उसको देख सकते हैं। यहीं पे एक चौथी व्यवस्था गुरु की है। गुरु की जो व्यवस्था है वह अपने शिष्य को सीधे परमात्मा से जोड़ने की कड़ी के रूप में करता है। यानी कि गुरु के बिना न तो हमें आचार्य का ज्ञान होता, न हमें मुनि का ज्ञान होता और न हमें ऋषि का ज्ञान होता। तो जो गुरु है वह व्यक्ति की चेतना को ईश्वर की चेतना से जोड़ने का काम करता है। तो इस रूप में गुरु का महत्व है। आज जो शिक्षक हैं वो प्राचीन परंपरा के आचार्य के बराबर हैं, जिन्हें वेद शास्त्र का ज्ञान होता था, जिन्हें जो अपने शिष्यों को इस ज्ञान के बारे में, प्रकृति की व्यवस्था के बारे में बताते थे, प्रकृति कैसे है, प्रकृति की क्या व्यवस्था। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो अधिकांश वैदिक देवी देवता हैं वो प्रकृति की शक्तियां हैं, अग्नि, वायु, वरुण इत्यादि। तो प्रकृति हमारे लिए ज्ञान का प्रथम और सबसे प्रमुख स्रोत है प्रकृति की व्यवस्था को समझाने, क्योंकि प्रकृति सबको समझ नहीं आ सकती। जो सामान्य इंसान है, क्योंकि उनकी इंद्रियां, उनके अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, तो वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से वो नहीं देखते जो वो देखना चाहते हैं, बल्कि उनकी इंद्रियां इधर उधर भटकती है, जिसके कारण वो ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कहती है, जो ये मानता है कि प्रकृति की व्यवस्थाएं अपने आप में संतुलित है। आप गौर कीजिए कि किसी ने भी, राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन बनाए तो उन्हें एरोप्लेन को चिड़ियों के शक्ल क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने प्रकृति की व्यवस्था को समझा। जिसने भी जहाज बनाए उसने जहाज को मछली की शक्ल क्यों दी? क्या न्यूटन से पहले दुनिया में सेब धरती पर नहीं गिरते थे? गिरते थे, पहले भी गिरते थे, लेकिन न्यूटन ने प्रकृति की व्यवस्था को समझा। यानी कि आज भी जो भी इन्वेंशन होते हैं वो प्रकृति की व्यवस्था को समझकर होते हैं। तो जब हम आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि हम प्रकृति की व्यवस्था को कैसे देखते हैं। और शिक्षण के इस व्यवसाय में मैं तमाम शिक्षकों से और तमाम विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि यह शिक्षण का व्यवसाय बहुत पवित्र व्यवसाय है और बहुत जिम्मेदारी का काम है, राष्ट्र निर्माण का काम है। अगर आप इस राष्ट्र निर्माण और मानवता के कल्याण को ईमानदारी से, अपनी दूरदर्शिता से नहीं करेंगे
तो हम अपने शिक्षण के पेशे के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो तमाम विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। तमाम शिक्षकों से निवेदन कि वह भारतीय परंपरा, वो प्रकृति की व्यवस्था, ज्ञान की दूरदर्शिता को बनाए रखें और इस शिक्षण जगत और शिक्षण की इस परंपरा में अपना योगदान देते रहे। नमस्कार, धन्यवाद।